Good evening aspirants. Welcome to Coach Up IS e-learning platform. My name is मनी शुक्ला और आज मैं आपका एथिक्स मॉड्यूल में आगे कंटिन्यू करूँगा। जो लास्ट लेक्चर था हमारा एथिक्स मॉड्यूल में, वहाँ पे हमने जिन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया था वो टॉपिक्स थे हमारे रिलेशनशिप among वैल्यूज, एथिक्स एंड मॉरल्स, मूल्य, नीति शास्त्र और नैतिकता में संबंध। तो मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि कैसे जो एग्रीगेशन ऑफ मॉरल्स है वो एथिक्स बन जाता है और सोशलाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू जो एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो किसी व्यक्ति के मॉरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दिया था। तो जिस किसी ने भी ये लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके आप लोग एक बार रेफ़र कर लो, हमारे YouTube चैनल पे वो लेक्चर पड़ा होगा। एक कंटिन्यूटी में जब आप देखेंगे एथिक्स के लेक्चर्स को तो आपको बेहतर समझ में आएगा, तो इसलिए आप एक हमेशा कंटिन्यूटी में देखिए। तो ये टॉपिक हम लोगों ने डील कर लिया था। फिर हमने जो दूसरा टॉपिक डील किया था वो था एथिक्स और मॉरल्स कैसे कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में आते हैं, इनमें संघर्ष की स्थिति में जो डिफरेंट केसेस थे हमने वहाँ पे देखे थे। दो टाइप के केसेस देखे थे, एक जहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट होने पे आपको एथिक्स को प्रिवेल कराना होता है और दूसरे टाइप के केसेस जहाँ पे ये कन्फ्लिक्ट होने पे आपको मॉरल्स को प्रिवेल कराना होता है। तो ये सब बहुत डिटेल में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो E2L4 लेक्चर था हमारा वहाँ पे देख लिया था। तो आज हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो आज के टॉपिक्स होंगे हमारे, जिस पे आज हमारा चर्चा होगा, वो है नेचर ऑफ वैल्यूज, मूल्यों की प्रकृति। तो आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा मूल्यों की प्रकृति। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ वैल्यूज से। ये स्लाइड एक बार आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक, चलते हैं आगे। ये है नेचर ऑफ वैल्यूज या मूल्यों की प्रकृति। ठीक है, नेचर ऑफ वैल्यूज। तो ये स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या जो मूल्य होते हैं वो यूनिवर्सल एंड इटर्नल होते हैं, क्या वो सार्वभौमिक और शाश्वत होते हैं, या जो मूल्य होते हैं वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के साथ बदलते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या जो वैल्यूज होती हैं वो यूनिवर्सल एंड इटर्नल होती हैं, सार्वभौमिक और शाश्वत होती हैं, या फिर वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से बदल जाती हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि कैसे जो वैल्यूज होते हैं, मूल्य, वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के साथ बदल जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि कैसे कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जो टाइम, प्लेस और सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस के साथ नहीं बदलती हैं। तो फर्स्ट टाइप की हम वैल्यूज देख लेते हैं पहले, वो वैल्यूज जो कि टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के साथ बदल जाती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वो वैल्यूज जो प्लेस के साथ बदलती हैं, स्थान के साथ बदलते मूल्य। ठीक है, values getting changed with place। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, वैल्यूज या मूल्य क्या होता है, किसी भी चीज को जिसको आप इंपॉर्टेंस देते हो, महत्व देते हो, वो आपके लिए मूल्य बन जाता है। तो यहां पे जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि कैसे जो वैल्यूज होते हैं वो प्लेस या स्थान के साथ बदल जाते हैं। ठीक,
तो देखिए आप, वेस्ट एशियन जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, जैसे आपका सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, तो इन कंट्रीज में महिलाओं पे, विमेंस पे क्या किया जाता है, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज की जब आप बात करेंगे तो यहां पे किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, ये महिलाओं पे, विमेंस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वेस्ट एशियन इस्लामिक कंट्रीज के लिए क्या वैल्यू है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन विमेन। क्लियर, रिस्ट्रिक्शंस ऑन विमेन। वही दूसरी तरफ अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, स्पेन है, तो यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, ये किस चीज को इंपॉर्टेंस या महत्व देते हैं, ये महिलाओं को फ्रीडम और इक्वलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, ये महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता को महत्व देते हैं। तो देखिए, जैसे प्लेस चेंज हुआ, जैसे ही आप पश्चिमी एशिया कंट्री से यूरोपियन कंट्री में जाते हैं, वैसे ही आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर। तो देखिए आप, जैसे ही वेस्ट एशियन कंट्री से, जैसे ही आप सऊदी अरब से ब्रिटेन में जाते हैं, प्लेस आपका चेंज होता है और वैल्यू आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। यूरोपियन कंट्रीज में आप किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, महिलाओं को स्वतंत्रता और इक्वलिटी, समानता। क्लियर। तो आपने यहां पे देखा कि कैसे प्लेस चेंज होने से जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। क्लियर। तो ये क्या पूरा जो डिस्कशन है हमारा क्या प्रूव कर रहा है कि विद प्लेस वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। क्लियर। अब हम इसको दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझें। दूसरा एग्जांपल आप देखिए, हरियाणा की बात हम करें तो हरियाणा में जो लोग हैं, जो सोसाइटी है, वो किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब उनके लिए क्या वैल्यू है। वो लोग सेम गोत्रा में जो मैरिज है उनके यहां, वो क्या है, प्रोहिबिटेड है। जो सेम गोत्रा की मैरिज है वो प्रोहिबिटेड है। एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये हरियाणा में जो समाज है वो किस चीज को महत्व देता है, वो इस चीज को महत्व देता है कि एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। तो ये इनके लिए वैल्यू है, ये हरियाणा के लिए वैल्यू है। वहीं आप अगर मुंबई जाएं तो मुंबई में क्या ये मायने रखता है कि अगर आप एक गोत्र के हैं तो आपकी मैरिज नहीं हो सकती, नहीं मायने रखता है। तो इस चीज को महत्व नहीं देते हैं। तो आपने देखा कि जैसे ही हरियाणा से मुंबई आए, मतलब आपका प्लेस जो है, स्थान जो है वो चेंज हुआ। तो स्थान चेंज होने के साथ साथ आपकी वैल्यूज चेंज हो गई। ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। रूरल एरिया और अर्बन एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र तो ग्रामीण क्षेत्रों में रिलेटिवली, अर्बन एरियाज के रिलेटिवली किस चीज को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, पैट्रियार्की या पितृसत्ता को। तो यहां पे ये किस चीज को महत्व देते हैं, यहां पे ये पैट्रियार्की को महत्व देते हैं। तो रूरल एरियाज में पितृसत्ता या पैट्रियार्की क्या है, वैल्यू है, मूल्य है इनके लिए। अब ये किस चीज में झलकता है, ये पैट्रियार्की रूरल एरियाज में किस चीज में झलकता है। आप देखते होंगे रूरल एरियाज में अर्ली मैरिज हो जाती है, जो गर्ल्स रहती हैं, बालिकाएं रहती हैं, उनकी जल्दी शादी हो जाती है। ठीक है, 18 साल से पहले उनका विवाह कर दिया जाता है। ठीक, उसके बाद जब गर्ल्स की मैरिज हो जाती है तो विवाह होने के बाद इनके ऊपर सेक्सुअल वायलेंस होता है। क्लियर। जो गर्ल्स का लिटरेसी रेट है, वो लिटरेसी रेट
बॉयज के कंपैरिजन में रूरल एरियाज में बहुत कम है। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि रूरल एरियाज में पुरुष प्रधान समाज को महत्व दिया जाता है। पैट्रियार्की उनके लिए एक वैल्यू है। क्योंकि पैट्रियार्की वैल्यू है तो विमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, और वो भेदभाव अलग अलग तरीके से सामने आता है। वो चाहे उनके साथ एजुकेशन में हुआ डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे उनकी अर्ली मैरिज हो, चाहे वो हेल्थ के जितने भी रेशियोज हों, चाहे आप उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए तो महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रूरल एरियाज में कम है। अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में देखें तो वहां पे भी पति पंचायत की एक वो चल गई है जहां पे 33% सीट्स तो रिजर्व हैं महिलाओं के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो डी फैक्टो प्रधान होता है वो उस महिला सरपंच का पति होता है। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि रूरल एरियाज में पुरुष को जो मेल है उसके सेंट्रिक सोसाइटी को, उसके सेंट्रिक चीजों को वैल्यू दी जाती है, महत्व दिया जाता है। उसका इल इफेक्ट ये होता है कि विमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है अलग अलग फील्ड्स में। तो हमने देखा कि रूरल एरियाज में आप किसको वैल्यू देते हो ज्यादा? पैट्रियार्की को। वहीं इसके कंपैरिजन में अगर आप अर्बन एरिया में आए, शहरी एरिया में आए, मेट्रो सिटीज में आए, तो मेट्रो सिटीज में रूरल एरियाज के कंपैरिजन में जेंडर इक्वलिटी या लैंगिक समानता को ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्लियर? यहां पे जो वीमेंस होती हैं वो फ्री हैं, रूरल एरिया से ज्यादा फ्री हैं, चाहे वो उनके इकोनॉमिक डिसीजंस हो, चाहे वो उनका सोशल स्टेटस हो, चाहे वो उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो। ये सब में जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज में जेंडर इक्वलिटी को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, को ज्यादा महत्व दिया जाता है। तो हमने देखा कि जैसे प्लेस चेंज हुआ, जैसे ही आप ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में आए, जो मूल्य हैं आपके वो बदल गए। ठीक है, हम क्या यहां पे देख रहे हैं? हम नेचर ऑफ वैल्यूज या मूल्यों की प्रकृति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वहां पे हम ये देख रहे हैं क्या मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, या वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज होते हैं। तो हमने अभी क्या देखा कि वैल्यूज प्लेस के हिसाब से स्थान के साथ बदल जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और वहां पे आप देखेंगे कि कैसे जो वैल्यूज होती हैं वो विद टाइम, समय के साथ, पहले हमने क्या देखा था? स्थान, विद प्लेस वैल्यूज चेंज होती हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे वैल्यूज जो है वो समय के साथ चेंज हो जाती हैं, टाइम के साथ बदल जाती हैं। तो इस स्लाइड को आप एक बार देख लीजिए, फिर इस पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, डिस्कशन करते हैं। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो वैल्यूज या मूल्य होते हैं वो टाइम के साथ, समय के साथ क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्राचीन समय था, जो एंशिएंट टाइम था, उसमें क्या मूल्य होते थे और कैसे वो मूल्य मॉडर्न टाइम आते आते, आधुनिक समय आते आते क्या हो गए? बदल गए। क्लियर? तो समय के साथ ही मूल्यों में क्या हुआ? बदलाव हुआ। जैसे कि एग्जांपल्स के थ्रू समझें, एंशिएंट टाइम में इंडिया में किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जाती थी? कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड था, जहां पे ऐसे पूरा कास्ट बेस्ड
एक हायरार्की बना रखी थी जहां पे ब्राह्मण्स को सबसे ज्यादा राइट्स थे और सबसे कम अधिकार इनको थे। इनके अधिकार या राइट्स सबसे कम थे और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज सबसे ज्यादा थी। ठीक है, तो कोई व्यक्ति इस पूरे समाज में किस चीज को वैल्यू दी जाती, किस चीज को महत्व दिया जाता था कि अगर आप ब्राह्मण घर में पैदा हुए, आपके माँ बाप ब्राह्मण हैं, तो आपको बहुत सारे अधिकार मिलेंगे। लेकिन जैसे ही आप हायरार्की में नीचे बेस या वैश्य या शूद्र कास्ट में अगर आपका जन्म होता है तो आपको राइट्स या अधिकार बहुत कम मिलेंगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा होंगी। क्लियर? तो एंशिएंट जो टाइम था वहां पे इस पूरे सिस्टम को क्या दिया जाता था, महत्व दिया जाता था, लोग इसको इंपॉर्टेंस अटैच करते थे। तो एंशिएंट टाइम में ये वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन आप मॉडर्न टाइम में देखें, आधुनिक समय में देखें, तो एंशिएंट टाइम के कंपैरिजन में, इसके रिलेटिवली अभी मॉडर्न टाइम में क्या है, इक्वलिटी या समानता। खासकर अगर आप मेट्रो सिटीज में देखें, अर्बन एरियाज में देखें, तो अर्बन एरियाज में जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की जो एटीट्यूड था लोगों का वो बदल गया है। जातिगत भेदभाव अब कम हो रहा है। ठीक है, हमारे संविधान को देखें तो हमारे संविधान ने बताया है कि कैसे समानता या इक्वलिटी आर्टिकल 14 के तहत हमारा मूल्य है। क्लियर? तो अब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को वैल्यू नहीं दिया जाता है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, तो इसलिए अब वो हमारे लिए मूल्य नहीं बचा है। अब हमारे लिए मूल्य क्या है, इक्वलिटी। और इक्वलिटी के साथ साथ अब जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, जो वंचित शोषित वर्ग है हमारा, उसके लिए हम अफर्मेटिव एक्शन भी करते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन देते हैं उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, तो प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में हमारे लिए क्या वैल्यू हुआ करती थी, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। और जबकि टाइम बदला, जैसे जैसे टाइम बदला हम मॉडर्न टाइम में आते गए, और मॉडर्न टाइम में आते आते अब हम किस चीज को इंपॉर्टेंस या महत्व अटैच करते हैं, अब हम इक्वलिटी को, समानता को और अफर्मेटिव एक्शन को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो अब हमारे लिए ये वैल्यू है। तो देखिए, जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे आपकी वैल्यूज या मूल्य चेंज हो गए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बात करें। अगला जो एग्जाम्पल है आपका वो है पैट्रियार्की और जेंडर इक्वलिटी। तो प्राचीन समय में, एंशिएंट टाइम में, पैट्रियार्की, इंडिया में जब सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म हुए उसके पहले पैट्रियार्की का ग्रिप जो था सोसाइटी पे बहुत ज्यादा था। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको, इस पुरुष प्रधान समाज में विमेंस के साथ हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। अर्ली मैरिज हो गई, मैरिज के बाद चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो गया, चाहे एजुकेशन की बात कर लें, चाहे हम हेल्थ की बात कर लें, चाहे उनके इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, तो इन सब में विमेंस के साथ क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया जाता था। ठीक है, इसके रिलेटिवली जो मॉडर्न टाइम हुआ, जैसे जैसे टाइम बदला और हम 21st सेंचुरी में आज आ गए हैं, तो 21st सेंचुरी में इसके रिलेटिवली अब हम किस चीज को महत्व देते हैं, अब हम जेंडर इक्वलिटी को महत्व देते हैं, लैंगिक समानता को महत्व देते हैं। ठीक है, सरकारें किस चीज पे ध्यान केंद्रित कर रही हैं, अपना किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रही हैं, वो महिलाओं का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए पंचायत में 33% या 50% रिजर्वेशन दे रही हैं। वो लोकसभा में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए रिजर्वेशन बिल पास करने की बात कर रही हैं। वो महिलाओं का लिटरेसी रेट मेल्स के बराबर करने के लिए काम कर रही हैं। वो सेक्सुअल वायलेंस पे काम कर रही हैं, वो डाउरी पे इफेक्टिवली काम करने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जहां कभी एंशिएंट टाइम में हमारी मूल्य या हमारी वैल्यू
पैट्रियार्की हुआ करती थी उसके रिलेटिवली जैसे टाइम बदला, मॉडर्न टाइम में हमारी वैल्यूज या मूल्य चेंज हो गए और अब वो मूल्य जेंडर इक्वलिटी की तरफ ज्यादा होते दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू बात करें इसको, हेटेरोसेक्सुअलिटी एंड होमोसेक्सुअलिटी। तो ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसने उसने 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के पहले 377 क्या कहता था कि कोई भी अननेचुरल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा वो क्या है, गलत है। तो एज ए सोसाइटी, ठीक है, या एज ए लॉ हम किस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच करते थे, हम हेटेरोसेक्सुअलिटी को इंपॉर्टेंस देते थे। तो हेटेरोसेक्सुअलिटी हमारे लिए क्या था, मूल्य था। हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसने 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। ठीक है, तो लीगल पर्सपेक्टिव से देखें या समाज में अब एक ऐसा वर्ग आ भी गया है जो किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है, किस चीज को वैल्यू देता है, वो होमोसेक्सुअलिटी को वैल्यू देता है, होमोसेक्सुअलिटी को महत्व देता है। तो हमने देखा कि कैसे समय के साथ मूल्य चेंज हो गया। पहले जहां केवल विषम लैंगिकता को ही महत्व दिया जाता था, अब एज ए सोसाइटी, अगर हम लीगल फील्ड के हिसाब से देखें तो उस फील्ड से भी होमोसेक्सुअलिटी या समलैंगिकता को भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो अब हमारे लिए समलैंगिकता या होमोसेक्सुअलिटी भी एक वैल्यू बन गया है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ वैसे हमारी वैल्यूज चेंज हो गई। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं, समझते हैं उससे। मोनार्की, ठीक है, तो इंडिया में पहले क्या था, राजशाही थी, राजतंत्र था कि नहीं। ठीक है, जहां पे जो राजा होता था, रूलर होता था, उसका जो पुत्र होता था, सन होता था, वही नेक्स्ट रूलर बनता था। अब कैसे हमारा रूलर डिसाइड होता है, 21st सेंचुरी इंडिया या 1947 के बाद जब से हम आजाद हुए, उसके बाद हमारा रूलर कैसे डिसाइड होता है, थ्रू इलेक्शन, चुनाव के थ्रू, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जहां पे हर 18+ व्यक्ति वोट करने का राइट रखता है। तो अब हम किस चीज को मूल्य दे रहे हैं, 1947 के पहले और 1947 के बाद। 1947 के पहले किस चीज को इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, राजतंत्र को, मोनार्की को, या फिर 1947 के बाद हमने किस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच करी, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र को। तो देखिए जैसे आपका टाइम चेंज हुआ, समय बदला, आपके मूल्य या वैल्यूज बदल गए। ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था, उसमें हमने चर्चा की थी कि वैल्यूज कैसे प्लेस या स्थान के साथ बदल जाते हैं। इस स्लाइड में हमने क्या देख लिया कि वैल्यूज या मूल्य कैसे समय के साथ बदल जाते हैं। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा, मूल्यों की प्रकृति, नेचर ऑफ वैल्यूज। क्या मूल्य सार्वभौमिक यूनिवर्सल होते हैं या वो टाइम, प्लेस और सर्कमस्टांसेस के साथ बदल जाते हैं। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा प्लेस के साथ बदल जाते हैं, इस स्लाइड में देखा टाइम के साथ बदल जाते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे जो मूल्य होते हैं वो सिचुएशन या परिस्थिति के हिसाब से बदलते हैं। तो इस स्लाइड को जरा आप एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसमें आगे कंटिन्यू करूंगा।
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सिचुएशन या परिस्थितियों के हिसाब से वैल्यूज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब देखें पहला एग्जांपल। इन जनरल कोई भी एक व्यक्ति क्या होता है, अहिंसक होता है, नॉन वायलेंट होता है। तो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति किस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच करता है, किस चीज को महत्व देता है, नॉन वायलेंट। हम सभी ज्यादातर लोग किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं, नॉन वायलेंस को, अहिंसा को इंपॉर्टेंस देते हैं। क्लियर? तो अहिंसा हमारे लिए क्या हो जाएगा, मूल्य हो जाएगा। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आप इमेजिन करिए जहां पे एक व्यक्ति आ रहा है और उसने हाथ में कुछ इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है और वो आपको हिट कर रहा है उससे बार बार। अगर आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे, अपने को बचाएंगे नहीं, तो आपकी डेथ सर्टेन है। तो उस सिचुएशन में आप किस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच करेंगे, नॉन वायलेंस को, तो आपकी डेथ हो जानी है। ठीक है? तो आप अब सिचुएशन के हिसाब से, सिचुएशन ऐसी आई जहां पे एक व्यक्ति आता है, एक इंस्ट्रूमेंट से आपको हिट करता जा रहा है, अगर आप नॉन वायलेंस को नहीं छोड़ेंगे, अहिंसा को नहीं छोड़ेंगे, तो आपकी डेथ होनी सर्टेन है। तो जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, परिस्थिति बदलती है, अब परिस्थिति क्या हो गई, अब आप सेल्फ डिफेंस में, स्वरक्षा में वायलेंस का यूज करेंगे। खुद की रक्षा करने के लिए आप भी उस व्यक्ति को पकड़ेंगे और उसके साथ वायलेंट होकर उसको रोकेंगे। क्लियर? तो देखिए सिचुएशन जैसे चेंज हुई, आपकी वैल्यू या आपका मूल्य क्या हुआ, चेंज हो गया। क्लियर? तो ये होता है कि सिचुएशन के साथ वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा, इसको अब हम दूसरे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। लाइफ। आपकी फैमिली में कोई भी आपका नियर एंड डियर वंस होते हैं, तो उनके लिए आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज को महत्व देते हैं उनके रिगार्डिंग? आप चाहते हैं ना कि आपकी जो फैमिली है उसकी लाइफ, उनमें जितने भी मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स का लाइफ क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, वो जीवित रहें, स्वस्थ रहें। ये चाहते हैं आप, वो जीवित रहें। लेकिन आप समझिए कि आपके ही परिवार का कोई व्यक्ति क्या हो गया, उसका एक एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो टर्मिनली इल हो गया, कोमा में चला गया। डॉक्टर कह रहे हैं कि अब ये कभी भी सामान्य अवस्था में नहीं आ सकता। ठीक है? तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आप अपने फैमिली के लिए, फैमिली के किसी मेंबर के लिए जीवन चाहते हैं, उसकी लाइफ को आप महत्व देते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में जबकि वो टर्मिनली इल हो गया, ठीक है, अब वो नॉर्मल तरीके से जीवन कभी नहीं जी सकता। ठीक है? तो अब क्या चाहेंगे आप, अब उसके लिए आप इच्छा मृत्यु चाहेंगे। ठीक है? यूथेनेसिया चाहेंगे। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? कोई भी व्यक्ति अपने फैमिली को जीवित देखना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि वो मृत्यु को प्राप्त हो। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पे वो टर्मिनली इल हो गया, वो बेड पे पड़ा हुआ है, कोमा पे पड़ा हुआ है, सब कष्ट उसको झेलने पड़ रहे हैं। तो वहां पे जैसे आपकी सिचुएशन चेंज हुई, आपकी जो वैल्यू थी, मूल्य थी, वो चेंज हो गया। क्लियर? अरुणा सॉनबाग का केस आप देख लीजिए। जो अरुणा सॉनबाग के फैमिली के जो नियर एंड डियर वंस होंगे, वो हमेशा नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या चाहते होंगे कि वो जिंदा रहे, जीवित रहे, लाइफ की इसको इंपॉर्टेंस अटैच करते होंगे। बट उसके साथ रेप जैसी चीज़ें हुई, उसके बाद वो टर्मिनली इल हो गई। डॉक्टर ने बोल दिया ये कभी भी वापस सामान्य अवस्था में नहीं आ सकती। उसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता था उस पूरे जो उसकी स्टेज थी। तो उसके फैमिली मेंबर्स ने उसके लिए क्या मांगा था, यूथेनेसिया या इच्छा मृत्यु। तो सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन के साथ वैल्यूज या मूल्य चेंज हो जाते हैं।
इस चीज से, इस एग्जांपल से समझते हैं। गर्भपात या अबॉर्शन, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से सामान्यतः गर्भपात को जो भी कोई भी एक एथिकल व्यक्ति होगा वो बोलेगा गर्भपात नहीं कराना है, नो, ठीक है, नो टू एबॉर्शन। लेकिन आप समझिए सिचुएशन ऐसी हो गई जहां पे डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि एबॉर्ट करवा लीजिए, अदरवाइज जो मदर है उसकी लाइफ को ग्रेव डेंजर है। अगर आप एबॉर्ट नहीं करवाते हैं तो मदर का मरना तय है। तो अगर ये सिचुएशन आ जाती है तब आप किस चीज को इंपॉर्टेंस अटैच करेंगे, किस चीज को महत्व देंगे कि एबॉर्शन ना करवाया जाए? नहीं, अब आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे कि मदर की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आप एबॉर्ट करवा दीजिए। तो देखिए जैसे सिचुएशन चेंज हुई आपकी वैल्यूज बदल गई। इसको एक और मैं इसको एक एग्जांपल से कनेक्ट करता हूं। आपने आयरलैंड में सविता या सरिता करके एक लेडी थी, उनको डॉक्टर ने बोला कि आप अपने बच्चों को एबॉर्ट करवा दीजिए, अदरवाइज आपकी डेथ होना सर्टेन है। बट जो आयरलैंड कानून था वहां पे किस चीज को वैल्यू दिया जाता था? नो टू एबॉर्शन, गर्भपात नहीं करना है, इस चीज को महत्व दिया जाता था। तो उस लेडी को एबॉर्ट नहीं करवाने दिया गया, गर्भपात नहीं करवाने दिया गया, ठीक है। वो लेडी मर गई अंततः। उसके बाद आयरलैंड में एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट हुआ, और मूवमेंट क्रिएट हुआ उसके बाद जो नो टू एबॉर्शन की पॉलिसी थी उसको उनको त्यागना पड़ा, और ऐसी कोई सर्कमस्टांस आ जाने पर एबॉर्शन को अलाउ कर दिया गया, ठीक है। तो सिचुएशन के साथ हमारी वैल्यूज या मूल्य क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। हमने देखा इस एग्जांपल से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, और ये बहुत ही करंट का एग्जांपल है आपका। सामान्य अवस्था में, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम सभी लोग किस चीज को फॉलो करते हैं? सोशल ट्रांजैक्शन, सामाजिक मेल मिलाप। शाम को निकले इवनिंग में, चाट के ठेले पे खड़े हैं, चाय पी रहे हैं साथ में, बता रहे हैं कि हमारा यूपीएससी प्रीलिम्स का इतना प्रेयर हो गया, आप बता रहे हैं हमारा तो अभी कम हुआ है, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब नॉर्मल जो सामान्य परिस्थितियां हैं वहाँ पे हम सब लोग सामाजिक मेल मिलाप करते हैं, ठीक है, एक साथ बैठते हैं, एक साथ गप्पे लड़ाते हैं। लेकिन सर्कमस्टांस चेंज हुए, परिस्थितियां बदली, और अब कौन सी परिस्थितियां हैं? अब कोरोना पेंडेमिक की परिस्थिति है हमारे सामने, कोरोना महामारी की परिस्थिति है। क्योंकि कोरोना महामारी है जिसमें ह्यूमन टू ह्यूमन कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है, तो सिचुएशन चेंज हो गई। और अब हम क्या सामाजिक मेल मिलाप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब हमारी वैल्यू क्या हो गई? सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी। क्लियर? तो परिस्थिति बदली और हमारे मूल्य बदल गए, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देख लिया? हमने सबसे पहले देखा कि कैसे टाइम के साथ मूल्य बदल जाते हैं, फिर हमने देखा कि कैसे स्थान के साथ मूल्य बदल जाते हैं, फिर इस स्लाइड में हमने देखा कि कैसे सिचुएशंस या परिस्थिति के साथ मूल्य बदल जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसको आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसको क्लियर कराता हूं। तो प्रीवियस स्लाइड्स तक हमने क्या देखा कि मूल्यों की प्रकृति या नेचर ऑफ वैल्यूज क्या होता है? चेंजेबल। वो टाइम के साथ भी बदलता है, प्लेस के साथ भी बदलता है, और सिचुएशन के साथ भी बदलता है। लेकिन
कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, जो यूनिवर्सल होती हैं, सार्वभौमिक मूल्य होते हैं कुछ, ठीक है। कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो सभी में होते हैं, कॉमन टू ऑल ह्यूमन बींग्स, संपूर्ण मानव जाति इंपॉर्टेंस देती है, महत्व देती है। तो कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जो सभी ह्यूमन बींग्स के लिए कॉमन होते हैं, ठीक है, और इसलिए वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल वैल्यूज होते हैं। ह्यूमन बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, कुछ वैल्यूज ऐसी हैं, कोर वैल्यूज हैं, जो कि किसी भी मानव में इसलिए हैं क्योंकि वो मानव मात्र है, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन इटसेल्फ। जैसे कि बात करें हम पीस की, शांति की, तो आप बताइए, कोई भी ऐसा व्यक्ति बताइए जो कहता हो कि वो शांति को महत्व नहीं देता। कोई भी व्यक्ति ऐसा है क्या? कोई व्यक्ति जो कहता है वो शांति को महत्व नहीं देता? सभी कहते हैं हम शांति को महत्व देते हैं, इसलिए शांति सभी के लिए मूल्य है। एक एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं, डेविल्स एडवोकेट। आप देखिए पाकिस्तान क्या करता है, टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है। हम सभी जानते हैं कि आतंकवाद का यह वित्त पोषण करता है, लेकिन जो पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कश्मीर में इंडिया की जो फोर्सेस हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं जनता का, और उस शोषण से बचाने के लिए हमारे जो लड़ाके हैं वो जाते हैं कश्मीर और इंडिया की जो फोर्सेस हैं उनके साथ फाइट करते हैं। ये पर्पज क्या है ये करने का? पीस एस्टेब्लिशमेंट, शांति का निर्माण, ठीक है। तो उनका भी पर्पज उनके अकॉर्डिंग क्या है? शांति की स्थापना, ठीक है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो शांति को इंपॉर्टेंस ना देता हो, शांति को महत्व ना देता हो। इसलिए शांति क्या है? पीस क्या है? यूनिवर्सल वैल्यू है, सार्वभौमिक मूल्य है, ठीक है। इसी प्रकार हम लव की बात करें, प्रेम की बात करें, तो सभी व्यक्ति इसको इंपॉर्टेंस अटैच करते हैं। हाँ, लोगों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए इसकी मीनिंग डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, बट ये ऐसी चीज है जो सभी व्यक्ति इसको इंपॉर्टेंस देते हैं। चाहे वो एक सुसाइड बॉम्बर भी हो, सुसाइड बॉम्बर भी क्या कहता है? जन्नत जाएंगे तो 72 हूरें मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये एक ऐसी वैल्यूज है, ऐसी वैल्यू है जिसको सब कोई महत्व देता है, इसलिए ये सार्वभौमिक मूल्य है। इसी प्रकार लाइफ है, तो कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि सभी ह्यूमन बींग्स में होती हैं, और क्योंकि ये सभी ह्यूमन बींग्स में होती हैं इसलिए ये यूनिवर्सल होती हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं ये यूनिवर्सल या सार्वभौमिक कैसे बनी। ये यूनिवर्सल इसलिए बनी क्योंकि इन वैल्यूज ने सभी सिविलाइजेशंस को बेनिफिट दिया, इन्होंने सभी सभ्यताओं को लाभ पहुंचाया। क्योंकि इन्होंने सभी सभ्यताओं को लाभ पहुंचाया इसलिए जितनी भी सभ्यताएं थी उसने इनको इंपॉर्टेंस दिया और ये सभी के मूल्य बन गए, सार्वभौमिक मूल्य बन गए। क्लियर? एक एग्जांपल के इसको समझें। पीस हम ले, मान लीजिए अभी आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे कि लद्दाख में एक तरफ चाइनीज फोर्सेस हैं और दूसरी तरफ इंडियन फोर्सेस, इंडियन आर्मी है। दोनों में क्या हुआ? स्क्रिमिसेस हुए हैं, झगड़े हुए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस झगड़े का कोई पीसफुल सॉल्यूशन ना निकला तो क्या होगा? युद्ध होगा, वॉर होगा। वॉर से क्या होगा? यहां पे इंडिया के भी सोल्जर्स मरेंगे, चाइना के भी सोल्जर्स मरेंगे, ट्रेड रुक जाएगा, ओवरऑल यहां पे जान और माल दोनों की क्षति होगी, ठीक है। डेथ होगी लोगों की,
प्रॉस्पेरिटी नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि अगर वॉर होता है तो डेथ होगा, प्रॉस्पेरिटी नीचे चली जाएगी। अगर इंडिया और चाइना दोनों क्या करें, दोनों डिप्लोमेटिक डायलॉग करें, और डिप्लोमेटिक डायलॉग के थ्रू ये जो स्टैंड ऑफ बना हुआ है इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लें, अगर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं बिना कोई वॉर हुए, तो किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट होगा, पीस का, शांति का। और अगर शांति आएगी तो इसका मतलब किसी की डेथ होगी क्या, नहीं होगी। ट्रेड रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। तो अल्टीमेटली इस पीस से क्या हुआ, इस पीस से इंडिया को भी बेनिफिट हुआ, इंडियन सिविलाइजेशन को भी बेनिफिट हुआ, और चाइनीज सिविलाइजेशन को भी बेनिफिट हुआ। क्लियर। तो पीस क्या बन जाएगी, इंडिया के लिए भी वैल्यू बन जाएगी, चाइना के लिए भी वैल्यू बन जाएगी। धीरे धीरे पीस क्या होगी, सबके लिए यूनिवर्सल वैल्यू बन जाएगी। क्यों, क्योंकि इसने सबको फायदा पहुंचाया है। शांति ने सभी सिविलाइजेशंस को फायदा पहुंचाया है, इसलिए सभी लोग उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। हमने देखा कि 1961 का वॉर हुआ हमारा और चाइना का, चाइनीज सोल्जर भी मरे, इंडियन सोल्जर्स भी मरे।